हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आपका ब्रदर आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस पे। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस की थी, जो कि आपकी बेस थी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट हमने आपके लिए दिए थे। क्वेश्चन ईजी थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज का आपका आज का तीसरा क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें आपसे ये कहा गया है कि आपकी ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप इनके लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करिए। आप लीनियर इक्वेशन को जब फॉर्म कर लेंगे तो उन्हें आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपसे कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। यानी आपसे ये कह रहा है कि दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस है 26 और आपसे ये कह रहा है कि एक नंबर जो है आपका वो दूसरे नंबर का 3 times है। आपको दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो आप क्या करिए, लेट कर लीजिए। ये आपके थर्ड का पहला पार्ट है। लेट कर लीजिए कि आपका जो लार्जर नंबर है वो x है। अब इसमें एक ये कह रहा है आपसे कि एक नंबर आपका दूसरे के 3 times है। अब अगर एक नंबर दूसरे के 3 times है, इसका सीधा सा मतलब है कि एक नंबर आपका छोटा होगा, दूसरा नंबर आपका बड़ा होगा। तो हमने उस बड़े नंबर यानी लार्जर नंबर को क्या कहा, x कहा। लेट दी लार्जर नंबर बी x। आपका जो लार्जर नंबर है वो क्या है, x, एंड ए स्मॉलर नंबर स्मॉलर नंबर बी y। आपका स्मॉलर नंबर y है और लार्जर नंबर जो है आपका x है। अब हम आते हैं कंडीशन पे, और पहली कंडीशन आपसे ये कहती है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 26 है। तो डिफरेंस ऑफ द नंबर नंबर्स इज 26। दोनों का डिफरेंस 26 है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, लार्जर नंबर से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लार्जर आपका कितना है, x, और स्मॉलर क्या है, y। तो आप क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये आपका पहला कंडीशन, और पहली कंडीशन से रहा आपका पहला इक्वेशन। सेकंड आपसे ये कह रहा है कि वन नंबर इज 3 times द अदर। यानी आपका जो स्मॉलर नंबर है और जो आपका लार्जर नंबर है, इनके बीच का रिलेशन क्या है। इनके बीच का रिलेशन ये है कि आपका जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर से 3 times है। यानी सेकंड कंडीशन आप कह सकते हैं केस सेकंड। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो आपका लार्जर है, लार्जर इज 3 times द स्मॉलर। अब लार्जर 3 times है स्मॉलर का, तो अगर हम स्मॉलर को 3 times कर दें तो वो लार्जर के इक्वल में हो जाएगा। लार्जर आपका क्या है, x, स्मॉलर आपका क्या है, y। लेकिन लार्जर आपका 3 times है, तो अगर हम स्मॉलर को 3 times कर दें तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू, सॉरी इसको लेके आते ही नहीं है, ऐसे ही रहते हैं क्वेश्चन को। इसको मान लेते हैं ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही क्यों रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तभी हमें सब्स्टिट्यूशन में से दोनों में से किसी एक को सॉल्व करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अगर हम ऐसे ही रहने देते हैं तो यहाँ x इज इक्वल टू 3y हमको ऑलरेडी दिख रहा है, यानी x की वैल्यू क्या है, 3y। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट। यानी दूसरे इक्वेशन से पहले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे 3y, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3y माइनस का y इज इक्वल टू 26। सॉल्व करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 26 हुआ। अब 2y इज इक्वल टू 26 है, तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू निकल के आएगा 26 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13। ये आपके y की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड।
इक्वेशन सेकंड में अगर आप y इज इक्वल टू 13 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, इक्वेशन सेकंड है x इज इक्वल टू 3y, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, यानी x इज इक्वल टू निकल के आया आपका 39। ये आपके x की वैल्यू है। अब आपके ये आंसर्स तो निकल आए, लेकिन आपका एक काम बचता है जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आपको ये बताएगा कि ये जो वैल्यूज आपने निकाल रखी हैं ये सही है, करेक्ट है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्वेशन नहीं, यहाँ पे आप जो आपकी कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कराइए, क्योंकि इक्वेशन से ही तो हमने वो कंडीशन से ही तो इक्वेशन बनाया है। तो अगर हमने इक्वेशन सेटिस्फाई करा लिया तो हमारे ये जो आंसर्स निकल के आए हैं राइट हैं। अब हमारी कंडीशन पहले क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है। तो अगर आप 39 से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस निकल के आएगा, और वो कितना निकल के आएगा, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, तो ये 26 आ गया। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी कि एक नंबर आपका दूसरे का 3 टाइम्स, तो पहला आपका 13 है, दूसरा है 39। तो आप ये देखिए कि 13 का 3 टाइम्स ही 39 है, यानी दूसरी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हुई, इट मीन्स आपके जो आंसर निकल के आए हैं वो राइट है। इसका मतलब ये है कि आपका जो लार्जर नंबर होगा वो कितना होगा, वो होगा 39, और जो स्मॉलर नंबर होगा वो कितना होगा, वो होगा 13। यही रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। सो गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट में आपसे ये कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यहाँ पे आपसे सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल हम फाइंड करने के लिए सपोज करिए ये आपका एक लाइन है। अब अगर ये एक लाइन है तो ये एक लीनियर पेयर एंगल बनाएगी, यानी ये एंगल जो आपका होगा ये 180 डिग्री का होगा। अब इस 180 डिग्री को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें। दो पार्ट में डिवाइड करने की बात हो रही है, वो पार्ट कितना छोटा और कितना बड़ा होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करिए हमने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया। जब हमने यहाँ से इसको डिवाइड किया तो ये एंगल हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसे हम सपोज करते हैं ए, इसे कहते हैं बी। दो एंगल में डिवाइड हुआ ए और बी में। तो अगर आपके पास कोई ऐसे एंगल्स हों ए और बी जिनको अगर आप जोड़ दें और वो 180 के इक्वल में आ जाए तो ये कितना, ये क्या हो जाते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। मीन्स आपके पास दो एंगल हैं, दोनों का आपने एडिशन किया, कितना हुआ 180, तो ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल तो हुए। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है दोनों इक्वल हो सकता है दोनों इक्वल हो। अब अगर दोनों इक्वल होंगे तो कितने के होंगे, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी सप्लीमेंट्री एंगल तो आपके दो ही होंगे, ए और बी, उन दोनों को आप जोड़ेंगे 180 के इक्वल में होगा तो वो दोनों आपके सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। इसमें बात कर रही है लार्जर की। अगर बात लार्जर की हो रही है तो डेफिनेटली उसमें स्मॉलर भी होगा। अब लार्जर और स्मॉलर के बीच में कोई डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस कितना है, वो 18 डिग्री है, क्योंकि जो आपका लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड्स कर रहा है। तो आपको बताना है कि वो दोनों एंगल क्या होंगे। तो आप क्या करिए, सबसे पहले लेट कर लीजिए। लेट क्या करेंगे आप कि आपका जो लार्जर एंगल होगा वो होगा x, यानी लेट द लार्जर एंगल इज x एंड स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा, एंड सो स्मॉलर एंगल इज आपका कितना हो जाएगा, स्मॉलर एंगल आपका हो जाएगा y, यानी हमने लार्जर को माना x और स्मॉलर को माना y। अब आपसे ये कह रहा है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर supplementary, according to question they are supplementary एंगल। अब अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो x और y का एडिशन कितना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये हो गई आपकी पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर हम कंडीशन की बात करें तो उसमें ये कह रहा है कि लार्जर इज एक्सीड बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लार्जर इज एक्सीड्स बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है,
इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम लार्जर एंगल से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 18 आना चाहिए, क्योंकि 18 डिग्री की वो ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये 18 आना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन है हमारे पास, इनको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। तो आप दोनों में से किसी एक को सॉल्व करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम सॉल्व करते हैं सेकंड इक्वेशन को, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री है, ये y इक्वल टू उस पर आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू निकल के आएगा 18 प्लस का y। ये वैल्यू हम पुट करेंगे हमारे इक्वेशन में, यानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। हम x की वैल्यू को जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, क्या निकल के आई है 18 प्लस का y, ये रखेंगे 18 प्लस का y इज इक्वल टू 180। ये 18 आपका इक्वल टू उस पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 माइनस का 18। अब 180 से जब आप 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 162। 2y इज इक्वल टू 162। सॉल्व करेंगे आप, ये कितने टाइम में जाएगा आपका, 2 8 जा 16, यानी ये 80 टाइम में जाएगा, 81 टाइम में जाएगा, यानी y इज इक्वल टू कितना निकल के आया 81। ये आपके y की वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, आप इसमें पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 81 इन x इज इक्वल टू y प्लस का 18। जब आप इसमें रखेंगे x प्लस का y प्लस का 18 करें या 18 प्लस का y करें, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर रखेंगे तो x इज इक्वल टू y प्लस का 18 है, वैल्यू रखेंगे 81, तो x इज इक्वल टू 81 प्लस का 18। आप इसको सॉल्व ऐड करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 99। ये आपके x की वैल्यू है। अगेन आंसर राइट करने से पहले आपको वेरिफिकेशन कराना है, तो आप वेरिफिकेशन करा लीजिए। अब आप इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, 99 और 81 को ऐड करेंगे तो ये 180 होगा, मतलब ये दोनों आपके सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर आप 99 से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल का डिफरेंस कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा। आप ये देखिए, ये आपका लार्जर एंगल है, ये आपका स्मॉलर एंगल है। आपको जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना एक्सीड कर रहा है, 18 डिग्री, यानी दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है तो आंसर आपका यही होगा। हेंस द लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड पार्ट। और क्वेश्चन है आपका, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि 7 बैट एंड 6 बॉल जब एक साथ खरीदे जाते हैं तो उसके लिए ₹3800 पे किए जाते हैं। वहीं अगर 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स एक साथ खरीदे जाते हैं तो उसके लिए ₹1750 खर्च किए जाते हैं। आपको ये बताना है कि एक बैट की और एक बॉल की कीमत क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आप क्या करिए, आपसे जो पूछ रहा है आप उसे ही लेट कर लीजिए। यानी आप क्या लेट करेंगे कि दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹Y। अब ये हो गया। अब आपकी पहली कंडीशन क्या कहती है, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में आपसे ये कह रहा है कि जब आप 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स एक साथ खरीदते हैं तो उसके लिए आप पे करते हैं ₹3800। यानी 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स इज 6 बॉल for ₹3800। ये हुआ। अब यहाँ से आप एक इक्वेशन बनाएंगे। इस सिचुएशन में आपसे 7 बैट और 6 बॉल की बात कर रहा है, तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है, X रुपीज़, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7 × X। उसी तरीके Y है, एक बॉल की वैल्यू की कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा 6Y।
अब दोनों एक साथ पे किए जा रहे हैं और वो 3800 आ रहा है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 7x प्लस का 6y इज इक्वल टू 3800। ये आपका पहला इक्वेशन हुआ। अब कंडीशन सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड, और इसमें आपसे ये कह रहा है कि लेटर सी वाइज बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदती हैं, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750 रुपीज़। 1750 रुपये में 3 बैट और 5 गेंदें आती हैं। तो अब आप यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750। ये आपका सेकंड इक्वेशन। सॉल्व कर दीजिए, आपको सॉल्व दोनों में से कोई एक करना है, ये नीचे वाला हम सॉल्व कर दे रहे हैं सेकंड इक्वेशन। जब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x या y की वैल्यू मिलेगी। हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर x, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इसे हम x के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5y इक्वल टू उसको आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750 है, ये 5y इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस का 5y। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो 3 यहाँ पे आ रहा है इक्वल टू उसको आ जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी x इज इक्वल टू निकल के आएगा 1750 माइनस का 5y डिवाइड बाई 3। ये रहा हमारे x की वैल्यू। आप अगर चाहते हैं तो इसे एज इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट आपका है 7x प्लस का 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या निकल के आई है, x की वैल्यू आई है 750 माइनस का 5y डिवाइड बाई 3। यहाँ रखेंगे तो आपका 1750 माइनस का 5y डिवाइड बाई 3 प्लस का 6y इज इक्वल टू 3800। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1750 में 7 का मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 5y का भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई 1750 माइनस का 35y, और डिनोमिनेटर में कितना होगा 3 प्लस का 6y इज इक्वल टू 3800। ये डिनोमिनेटर का 3 इक्वल टू उस पार जाएगा। उससे पहले कि ये इक्वल टू उस पार जाए आपको इसके लिए करना होगा, एलसीएम लेना होगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो 6y के अपॉन में 1 होगा, यहाँ 3 एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 एलसीएम आया। ये आपका 7 मल्टीप्लाई 750 आप करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 52, 7 1 जा 7, 7 5 12, ये कितना हुआ 12 25, और लास्ट में आया आपका एक 0 माइनस का 35y, और ये 3 6 जा प्लस का 18y इज इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई 3। अब अगर 3 आपका इक्वल टू उस पर आ जाएगा तो 3800 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हम इसको इरेज कर सकते हैं। और जब हम यहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं तो हमारा जो स्टेप होगा ये क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 3800 में 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होगा, कितना होगा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 9 1, 9 2 11, ये 114 और 2 0 यहाँ लगेंगे तो कितना हो जाएगा 11,400 यहाँ, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 11,400, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये 12,550 इक्वल टू पास जाएगा, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 35y से जब आप 18y सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7, ये आपका 2 में से 1 गया, कितना होगा 17y, और वो भी कैसा आया माइनस का 17y इज इक्वल टू 11,400 माइनस का 12,250। अब आप 12,250 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, और ये आपका 5 में से 0 जाएगा 0, इधर 2 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा आपका हो जाएगा 8, और ये आपका 12 में से 4 या 8 हुआ, ये आपका हो गया 11, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0, कितना आया 1850, यानी ये माइनस का 17y इज इक्वल टू माइनस का 850 आया। अब ये माइनस से माइनस कटा, आप इसको ब्रेक करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा
1850 डिवाइड बाई 17, इसे आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? ये निकल के आएगी 5। आप इसे जब ब्रेक करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा, 5 टाइम में आपका कट जाएगा, सॉरी 5 टाइम में नहीं 50 टाइम में, यानी y की वैल्यू कितनी निकल के आई? 50। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए। जब आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल के आएगी। तो आपकी क्या है? x इज इक्वल टू है 1750 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 3। सॉल्व करेंगे आप तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1750 माइनस का ये हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से 250 जब आप 1750 से 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1500 होगा, यानी ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 3। तो सॉल्व करेंगे तो आपका x इज इक्वल टू निकल के आएगा 500। ये आया आपके x की वैल्यू और ये निकल के आई आपकी y की वैल्यू। x और y की वैल्यू निकल आइए। इससे पहले कि आप अपने आंसर राइट करें, इन्हें कंफर्म कराइए कि ये सही है या गलत है। उसके लिए आप आइए अपनी सिचुएशन पे। अब आप ये देखिए कि आपके 7 बैट और 6 बॉलें थी, 7 बैट एंड 6 बॉल्स, और उसकी कीमत कितनी थी? 3800 रुपीज़। तो देखिए ऐसा होता है क्या कि आपके पास 6 बॉल इसी रेट की हो, इसी कॉस्ट की हो, और आपके पास 7 बैट्स इसी कॉस्ट के हों, और आप उनका जब पेमेंट करें तो वो 3800 आना चाहिए। तो 7 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है? 500। तो 7 मल्टीप्लाई 500 विच इज़ इक्वल टू 3500। फिर उसके बाद 50 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा? 300 होगा। आप दोनों को ऐड करें कितना होगा? 3800। ये लीजिए, आपकी पहली सिचुएशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी पे आते हैं। दूसरी क्या थी? 3 बैट्स एंड 5 बॉल। तो 3 बैट हैं, यानी आपके एक बैट की कॉस्ट है 500, तो 3 की कितनी हो गई? 3 की हो गई 1500। तो हमने 1500 लिखा। फिर उसके बाद 5 वाई, एक बॉल की कीमत 50 रुपये है। 5 की कितनी हो जाएगी? 5 की हो जाएगी 250। तो 250 हुई, आपने सबको जोड़ा तो कितना हुआ? 1750। तो दोनों सिचुएशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 500 और 50। और 500 किसके लिए था? 500 ये था जो आपका वो बैट के लिए था। हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू 500 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू 50 रुपीज़। तो ये रहा आपके थर्ड पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन। अब बात करते हैं चौथे पार्ट की। क्वेश्चन आपका लेंदी है, डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन है बहुत ईजी। आपको क्वेश्चन पढ़ना है लाइन बाय लाइन, जो सिचुएशन दी है उससे आपको क्वेश्चन बनाना है और आपको सॉल्व कर देना है। बस इतना ही है, ज़्यादा इससे कुछ नहीं है। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, यानी 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155, यानी 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, बट ये आसान है। चलिए क्वेश्चन को इजी वे में समझते हैं। आपसे ये कह रहा है कि एक टैक्सी है जिसका चार्ज फिक्स है, और उसके बाद का चार्ज जो लगता है वो चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है। यानी आपकी सम डिस्टेंस के लिए, या फिर आप ये कहें कि अगर आप टैक्सी में बैठ जाते हैं तो उसका चार्ज फिक्स है, लेकिन फिर जब आप उसके बाद चलने लगते हैं, जब आप कोई डिस्टेंस कवर करते हैं, तो एज अ डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर आपका डिस्टेंस में ऐड होता रहता है उसका किराया। अब इसमें यह कह रहा है कि एक पर्सन है जो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 105 रुपये 105 रुपीज़ पे करते हैं। और दूसरे एक पर्सन है जो 15 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 155 रुपये यानी 155 रुपीज़ पे करते हैं। आपको ये बताना है कि टैक्सी का फिक्स किराया कितना है और टैक्सी का जो डिस्टेंस यानी चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना है। और अगर इसी किराए के साथ हमें 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर ट्रैवल करना हो तो इसका कॉस्ट क्या होगा, इसका किराया कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों को लेट करते हैं जो हमसे पूछी गई है। पूछा क्या गया है कि हमें पूछा गया है कि चार्ज पर किलोमीटर एंड फिक्स चार्ज दोनों बताने हैं। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं कि हमारा जो फिक्स चार्ज है
वो क्या है, वो एक्स रुपीज है। यानी लेट दी फिक्स्ड चार्ज, लेट दी फिक्स चार्ज। अब फिक्स चार्ज हमारा कितना है, ये हमारा जो फिक्स चार्ज है इसे हम मानते हैं कि ये हमारा एक्स रुपीज है। लेट दी फिक्स चार्ज इज रुपीज एक्स एंड दी चार्ज पर किलोमीटर, इस चार्ज पर किलोमीटर को हम मानते हैं रुपीज वाई, रुपीज वाई। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि एक पर्सन ए है, जो आप सपोज करिए कि एक पर्सन ए है, ऐसे वो क्वेश्चन में कहा नहीं है कि एक पर्सन ए और पर्सन बी है, बस आपसे ये आप सपोज करिए अपने क्वेश्चन को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। हमने कहा है कि यहाँ पर दो पर्सन है, एक ए है एक बी है, पहला 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते हैं और दूसरा 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो उसी के हिसाब से हम अपने सिचुएशन को क्रिएट करें। अब हम आते हैं कंडीशन पे, फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस। कंडीशन फर्स्ट, फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस दे हैव टू पे रुपीज 105, या फिर आप लिख सकते हैं फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस द चार्ज इज रुपीज 105, 105 रुपये हुआ। तो आप ये देखिए इस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में इनका जो फिक्स चार्ज है वो भी ऐड है, और जो चार्ज पर किलोमीटर है 10 किलोमीटर के लिए वो भी ऐड है। तो आप इस हिसाब से ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ टैक्सी में बैठने का किराया लग गया एक्स रुपीज, और 10 किलोमीटर के लिए उन्होंने हर एक किलोमीटर के लिए वाई रुपीज दिए हैं। तो इस हिसाब से सिचुएशन क्या आपकी बनी, सिचुएशन ये बनी कि इनका फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज पर वाई किलोमीटर वाई रुपीज के हिसाब से, और वो दोनों टोटल होना चाहिए 105 रुपये। यानी कि इनका फिक्स चार्ज और हर एक किलोमीटर का वाई रुपीज है, तो ऐसा ही 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 वाई। दोनों को ऐड करेंगे आप तो 105 रुपये आना चाहिए, क्योंकि 105 रुपये पे किए गए थे। तो ये पहली सिचुएशन हो गई। सेकंड क्या है, केस सेकंड, जिसे आप ये कह सकते हैं कंडीशन सेकंड, फॉर 15 किलोमीटर, फॉर 15 किलोमीटर डिस्टेंस द चार्ज इज रुपीज 155। इस बार 15 किलोमीटर की डिस्टेंस में भी आपका फिक्स चार्ज एक्स रुपीज और 15 किलोमीटर का वाई रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से 15 किलोमीटर का किराया, यानी एक्स प्लस का 15 वाई इज इक्वल टू 155। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब आप क्या करेंगे, अब आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो हम सॉल्व कर देंगे सेकंड इक्वेशन को, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस 15 वाई को आप इक्वल को उस पार लेके आ जाइए, आपकी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। यानी एक्स प्लस का 15 वाई इज इक्वल टू 155 है। आप ये 15 वाई उधर जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू निकल के आएगा 155 माइनस का 15 वाई। ये आपकी एक्स की वैल्यू है। अगेन यू कैन कंसीडर एज अ थर्ड इक्वेशन, आप इसे अपने थर्ड इक्वेशन के तरीके कंसीडर कर सकते हैं। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप इस एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस का 10y इज इक्वल टू 105। यहाँ आप रखेंगे x की वैल्यू क्या रखेंगे, 155 माइनस का 15y, तो ये हो जाएगा आपका 155 माइनस का 15y प्लस का 10y इज इक्वल टू 105। ये 155 आपका इक्वल टू उस पर आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15y प्लस का 10y सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5y आएगा। यानी माइनस का 5y इज इक्वल टू 105 माइनस का 155। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 50, यानी माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 5y इज इक्वल टू हुआ 50, यानी y इज इक्वल टू निकल के आया आपका 10। ये आपके y की वैल्यू निकल के आई। अब आप क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे अपने इक्वेशन में, किसमें रख दीजिए, थर्ड में रख दीजिए, ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सीधा x की वैल्यू निकाल लेंगे आपको।
और कुछ करना नहीं है। तो पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड आपका है x इज इक्वल टू 155 माइनस का 15y। यहाँ आप रखेंगे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 10, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 155 माइनस का 15 मल्टीप्लाई 10, ये होगा आपका 150, और 150 से आप 155 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 155 माइनस का 150, यानी x इज इक्वल टू निकल के आया 5। अगेन आंसर, आपके फाइनल आंसर लिखने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी कंडीशन को वेरीफाई कराना है। तो आप ये देखिए, आप कंडीशन वेरीफाई कराएंगे, लेकिन अभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपसे क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी गई थी, उससे पहले कि वो चीज़ हम आंसर में लिखें, हम पहले इन्हें सेटिस्फाई करा देते हैं, क्योंकि इनका ही यूज़ करके हमें उस आंसर को देना है जो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है 10 और x की वैल्यू कितनी है 5, यानी आपको जो फिक्स चार्ज आया है वो कितना आया है, वो 5 रुपीज़ आया है, और आपका जो चार्ज पर किलोमीटर आया वो कितना है 10 रुपीज़। यानी आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ टैक्सी में बैठते हैं तो उसके लिए आपको 5 रुपये टैक्सी वालों को देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 10 किलोमीटर चलने के लिए उसने हर एक किलोमीटर के लिए 10 रुपये दिए, और यहाँ 15 किलोमीटर चलने के लिए उसने हर एक किलोमीटर के लिए 10 रुपये दिए। लेकिन ये जो 100 रुपये एडिशनल दिया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सी में बैठने के लिए दिया गया है। तो अब इसको वेरीफाई कराइए। वेरीफाई कराते हैं, यहाँ हम पहली कंडीशन देखते हैं हमारी, यहाँ 10y है 10 और y की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 10 10 जा 100 हो जाएगा, 100 में आप x की वैल्यू 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 105। 15 में आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 होगा, 150 में आप x की वैल्यू 5 ऐड करेंगे तो 155 होगा। तो ये आपके आंसर हो गए। अब आप अपने आंसर में ये लिख सकते हैं, हेंस द चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10 एंड चार्ज फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज़। फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। ये हुआ। अब आपको अपना फाइनल आंसर ये लिखना है कि चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। अब आप ये देखिए, इस 25 किलोमीटर जाने में भी हमें 25 किलोमीटर का कॉस्ट चार्ज प्लस उसमें फिक्स चार्ज दोनों देना पड़ेगा। यानी हमें फिक्स चार्ज देना है x रुपीज़ प्लस 25 किलोमीटर जाना है, हर एक किलोमीटर के लिए y रुपीज़ दे रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस का 25 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस का 250। अब आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 255, यानी ये आपका आंसर हुआ। हेंस द चार्ज फॉर 225 किलोमीटर इज 255 रुपीज़। सो गाइस, दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आसान ये भी है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it become 5/6. Find the fraction. आपसे ये कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर आप 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन आपका 9/11 हो जाता है, और अगर उसी फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड करते हैं तो वही फ्रैक्शन आपका 5/6 हो जाता है। आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वही हम लेट करते हैं। ये हमारा फंडामेंटल है जहाँ से हम लोग स्टार्टअप लेते हैं। तो यहाँ भी हम लेट क्या करेंगे, लेट दी फ्रैक्शन इज। अब आपका फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन आपका ऑलवेज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में होता है, तो हमने इसे लिया x/y। अब आते हैं हम लोग केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में ये कह रहा है, इफ वी एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 9/11। सो इफ वी एड टू बोथ द numerator and denominator it become 9/11। यानी अगर हम इसमें दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं
तो ये कितना हो जाता है, ये 9/11 हो जाता है। फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, x अपान वाई, तो ये x अपान वाई है आपका। आपको दोनों में 2 ऐड करना है तो आपने दोनों में 2 ऐड कर दिया। अब यही फ्रैक्शन आपको जब 2 ऐड करते हैं तो वो 9/11 हो जाता है, तो ये 9/11 के इक्वल में होना चाहिए, तो हमने इसके इक्वल में 9/11 ले गए। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई x+2 से होगा, 9 का मल्टीप्लाई y+2 से होगा, यानी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x+2 इंटू 11 इज इक्वल टू 9 इंटू y+2, ये हुआ। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, सबको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11x + 22 इज इक्वल टू 9y - 18 + 18, ये सब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x + 22 - 9y - 18 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए आप, ये हो जाएगा आपका 11x - 9y, और 22 और 18 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या है, -18 + 22 सॉल्व करेंगे तो +4 इज इक्वल टू 0 आएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद हम आते हैं हमारी सेकंड कंडीशन पे, केस सेकंड, और इस केस में हमसे ये बोल रहा है, इफ वी ऐड 3 बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if we add 3 both the numerator and denominator, it become 5/6। 5/6 तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं, यानी x/y, ये हमारा फ्रैक्शन है, इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए 5/6। अगेन हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x + 3 इज इक्वल टू 5 इंटू y + 3। सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15। सारे को उधर लेके आओगे, अब तो सबको आप इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 6x + 18 माइनस का 5y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6x माइनस का 5y, 6x माइनस का 5y, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो +3 इज इक्वल टू 0 होगा, ये इक्वेशन सेकंड हुआ। तो पहले और दूसरे इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, दोनों कंडीशन से आपके 2 इक्वेशन बने। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व कर दीजिए एक इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी, तो आप इन दोनों को इक्वल टू स्क्वायर लेके जाएंगे, यानी यहाँ पे इक्वेशन है 6x माइनस का 5y + का 3 इज इक्वल टू 0 है। इन दोनों को इक्वल टू स्क्वायर लेके जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 3 और 5y प्लस का हो जाएगा, यानी 5y माइनस का 3। 6 आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 5y माइनस का 3 डिवाइड बाई 6। ये आपके x की वैल्यू है, इसे आप कंसीडर कर सकते हैं एज ए इक्वेशन थर्ड। तो आपके पास तीसरे इक्वेशन में x की वैल्यू निकल जाएगी, इसे आप पुट करेंगे आपके दूसरे इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन है आपका 11x माइनस का 9y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे। और जब हम फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा फर्स्ट है 11x माइनस का 9y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ रखिए x की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई 5y माइनस का 3 डिवाइड बाई 6 प्लस का माइनस का 9y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप, 11 का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 55y माइनस का 33 डिवाइड बाई 6। 55y माइनस का 33 डिवाइड बाई 6, 33 माइनस का 9y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हुआ। अब क्या करना है आपको, अब इस 6 को आप इक्वल के उस पार लेके जाएं। पहले तो आप इस 4 को इक्वल को उस पार लेके जाएंगे, जब आप 4 को इक्वल के उस पार लेके जाएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये 9y आपका 5y के साथ 55y के साथ ऐड होगा। तो इससे पहले कि वो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 6। आपका 6 एलसीएम आएगा तो हो जाएगा 55y माइनस का 33
और ये 6 9 जा कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54y, और ये 4 इक्वल टू उसको आ जाएगा तो माइनस का 4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा 55y माइनस का 33 माइनस का 54y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये हुआ, ये 33 आपका इक्वल टू उसका आ जाएगा, 54 से आप 55y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55y प्लस का है, माइनस का 54y है, तो ये कितना हो जाएगा सिंगल y, तो y इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 33। सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना निकल के आएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका, ये हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, यानी कितना निकल के आया 9। ये आपके y की वैल्यू है, तो y कितना निकल के आया आपका, y निकल के आया प्लस का 9। इस प्लस के 9 को यानी आप इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल के आएगी, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस का 3 डिवाइड बाई 6। सॉल्व करेंगे आप तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45 माइनस का 3 डिवाइड बाई 6। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 45 में से 3 है कितना हो जाएगा 42, यानी ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 7। यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई है, ये निकल के आई है आपकी x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू आया 7, y इज इक्वल टू आया 9। इससे पहले कि आप अपने आंसर को लिखें, अपने फाइनल आंसर को लिखें, आप क्या करिए, आप इसको वेरीफाई करा दीजिए। अब x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है, तो इससे आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा, इससे आपका फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा 7/9, ये आपका फ्रैक्शन हुआ। अब आप देखिए पहली कंडीशन क्या थी कि इस 7/9, यही तो आपका फ्रैक्शन आया। अगर आप इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन आपका 9/11 हो जाता है। तो देखिए 7 में आपने 2 ऐड किया तो 9 हुआ, 9 में आपने 2 ऐड किया तो 11 हुआ, तो ये 9/11 आपका बने। दूसरा क्या कह रहा था कि अगर इसी में आप 3 3 ऐड करते हैं, यानी 7 में और 9 में आप 3 3 ऐड करते हैं, तो कितना फ्रैक्शन बनना चाहिए, 5/6 बनना चाहिए। तो कितना हुआ, 7 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 10, 9 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 12। सॉल्व करेंगे आप, दोनों को 2 से ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, यानी 5/6 भी है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आपका फाइनल आंसर ये होगा, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9, सो आवर फ्रैक्शन इज 7/9। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट आंसर। सो अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका एज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको इसमें दिए गए करेक्टर की एज बताना। ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके एज बेस्ड वाले बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको इसमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला ये कि आपको स्टार्टअप कैसे लेना है, और दूसरा कि उस स्टार्टअप को मेंटेन कैसे करना है, कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। आप उसको कैरी फॉरवर्ड जैसे जैसे करते जाएंगे आपका आंसर धीरे धीरे आता जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि आपका अगला स्टेप क्या, आप आंसर की तरफ नहीं, अपने अगले स्टेप की तरफ देखिए कि आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अगर आपका अगला स्टेप सही है तो निश्चित तौर से आप अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अब यहाँ will be का यूज हुआ है तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि ये जो बात हो रही है ये फ्यूचर की हो रही है, यानी 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो उसके सन के एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी क्या कह रहे हैं, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago, 5 year hence भी कह रहा है, 5 year ago भी कह रहा है, तो 5 साल बाद और 5 साल पहले दोनों की कंडीशन दे रही है। 5 साल पहले की हमने, 5 साल बाद क्या होगा ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि 5 साल पहले क्या हुआ था। 5 साल पहले ये हुआ था कि 5 years ago जैकब्स एज was 7 times that of his son। जैकब की जो एज थी वो उसके सन के एज की 7 गुनी यानी 7 टाइम्स थी। आपको ये बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है, और ये जो कंडीशन आपको गिवन है ये उनकी प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग गिवन है, यानी आज की जो उनकी एज है उससे 5 साल बाद क्या होगा और उसके 5 साल पहले क्या हुआ था। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए अब इसका स्टार्टअप करते हैं और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगाते हैं। क्वेश्चन में हमसे दोनों की प्रेजेंट एज पूछी गई है, जैकब की और उसके सन की। तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कि जो जैकब है
उसकी एज जो है वो प्रेजेंट एज जो है वो x है, यानी द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years। जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x years है। एंड द एज ऑफ हिज सन, और उसके सन की जो एज होगी वो कितनी होगी, एंड द एज ऑफ एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ये कितनी है, ये है y years। तो दोनों की एज हमें मालूम हो गई, x जो जैकब की है वो x years है और जो उसके सन की है वो y years। अब आते हैं हम कंडीशन पे, पर कंडीशन पहले ये कह रहा है कि 5 साल बाद क्या होगा, यानी आफ्टर 5 years कह सकते हैं आप, या 5 year hence भी आप कह सकते हैं। दोनों सिचुएशन में दोनों जो राइट करेंगे आप वो सही है, यानी केस फर्स्ट। आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। अब 5 साल बाद क्या होगा, इससे पहले हम ये बताएं कि उनकी 5 साल बाद की एज क्या होगी। यानी 5 साल बाद जैकब्स एज क्या हो जाएगी, जैकब्स एज ये हो जाएगी x प्लस का 5, दोनों की एज में 5 years ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा x प्लस का 5 years। एंड द एज ऑफ हिज सन आफ्टर 5 years, वो क्या होगी, जैकब्स सन एज क्या होगी आएगी, जैकब्स सन्स एज ये हो जाएगी आपकी y प्लस का 5 years। दोनों की एज हमें मालूम हो गई। अब हम आते हैं कंडीशन पे। आफ्टर 5 years जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन्स एज। सन्स एज यानी जैकब अपने सन का 3 times हो जाएगा। तो आप ये देखिए जैकब की एज क्या है 5 साल बाद की, वो है x प्लस का 5, और उसके सन की एज क्या है, वो है आपकी y प्लस का 5। हमने दोनों की एज लिखी और दोनों की एज में इक्वल का साइन लगाया, लेकिन ये अभी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि 5 साल बाद जो है जैकब वो अपने 3 गुना हो जाएगा, 3 times हो जाएगा। तो 3 times 1 के इक्वल में कैसे हो सकता है, यानी आप सपोज करिए ये 1 है, 1 का 3 टाइम क्या होगा 3, तो 1 और 3 तो इक्वल हो ही नहीं सकते। तो यहाँ हमने या तो कुछ मिसप्रिंट किया है, या तो इसे, या तो अभी हमने यहाँ पे कुछ छोड़ा है, या हमने इसको गलत लिख दिया। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने जैकब की जो एज 3 गुना है वो तो 3 गुना ही रहेगी। हमने क्या किया, उसके सन की एज को 3 times कर दिया। जब हमने उसके सन की एज को 3 times कर दिया तो कितना हो गया, वो 3 इंटू वाई प्लस का 5 हो गया। अब जब ये 3 इंटू वाई प्लस का 5 हो तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस का 5 इज इक्वल टू 3y प्लस का 15। सबको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट को उधर लेके जाइए, वेरिएबल को उधर लेके आ जाइए, तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू 15 माइनस का 5, यानी x माइनस का 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारा पहली कंडीशन है। नाउ अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। और सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में ये है कि 5 years एगो। अब 5 साल बाद क्या होगा ये हमने देख लिया, अब 5 साल पहले क्या हुआ था हम ये देखते हैं। तो हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे, केस सेकंड, 5 years एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले जैकब की एज क्या होगी, जैकब्स एज ये हो जाएगी, 5 साल पहले की बात हो रही, जैसे मेरी आज की एज x है तो पिछले 5 साल पहले मेरी एज क्या रही होगी, x माइनस 5, यानी ये हो जाएगी आपकी x माइनस 5 years। उसी तरीके उसके सन की एज क्या हो जाएगी, सन्स एज ये हो जाएगी आपकी y माइनस का 5 years। अब इनके बीच का रिलेशन क्या था 5 साल पहले का, 5 साल पहले का रिलेशन ये था कि जैकब वॉज
seven times of his son's age. son's एज यानी जैकब अपने सन की एज का 7 टाइम्स था। तो अगेन जैसे हमने यहाँ पर दोनों की एज को बैलेंस किया था मल्टीप्लाई करके, वही काम यहाँ भी करना है। अब इस बार 7 टाइम्स है जैकब, तो ये क्या हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x माइनस का 5 इज इक्वल टू 7 y माइनस का 5। सॉल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा आपका x माइनस का 5 इज इक्वल टू 7y माइनस का 35। कॉन्स्टेंट उधर लेके जाएंगे, वेरिएबल को इधर लेके आएंगे, x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 35 प्लस का 5। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ये हुआ इक्वेशन 6। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको करना है सॉल्व, और जब आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको जैकब की और उसके बेटे की एज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर हम इक्वेशन सेकंड का भी यूज़ करके दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 7y इक्वल टू उस पर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस का 30। हमने क्या किया, माइनस को बाद में लिखा, प्लस को पहले लिखा। ये हमारी x की वैल्यू है, इसे हमने कंसीडर किया एज ए इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन की वैल्यू को हमने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, यानी पुट x इज इक्वल टू 7y माइनस का 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 7y माइनस का 30, तो ये हो जाएगा 7y माइनस का 30 माइनस का 3y इज इक्वल टू 10। ये 30 आपका इक्वल टू उसको आ जाएगा, 7y से 3y सब्ट्रैक्ट होगा तो 4y हो जाएगा, यानी 4y इज इक्वल टू 10 प्लस का 30, यानी 4y इज इक्वल टू कितना निकल के आया 40। तो यहाँ से y इज इक्वल टू निकल के आया 10। ये आपके y की वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू को आप पुट करेंगे आपके इक्वेशन थर्ड में, डायरेक्ट यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी x की, यानी पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन थर्ड है आपका x इज इक्वल टू 7y माइनस का 30। यहाँ आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10 माइनस का 30, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस का 30, तो हुआ x इज इक्वल टू 4। अब ये x किसके लिए था, ये y किसके लिए था, आप जानते हैं। आपके आंसर भी हो गए, तो फाइनल आंसर लिखने के पहले जो आप करते हैं वो फिर से कर लीजिए। तो आप ये देखिए कि x यानी उसके फादर यानी जैकब की जो एज निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, वो निकल के आई है 40 ईयर्स। और उसके सन की जो एज निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, वो निकल के आई है 10 ईयर्स। आते हैं कंडीशन पे। कंडीशन क्या थी कि 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो 5 साल बाद की बात हो रही, तो अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 होगा। इसमें 5 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये जैकब का डॉट सन है, ये जैकब है खुद। तो जैकब की एज है 45, उसके सन की एज है 15 ईयर। तो आप देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि जैकब जो है वो अपने सन की एज का 3 टाइम्स है। तो पहली सिचुएशन आपकी सेटिस्फाई हुई। सेकंड क्या थी कि अगर इनकी 5 साल एज कम कर दी जाए, क्योंकि बात कब कर रहा था 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले की एज क्या होगी। अब आप यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। यहाँ से आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। ये 5 है, ये 35 है। अब आप ये देखिए 5 ईयर्स एगो जैकब जो था वो अपने सन की एज का 7 टाइम्स था ना। तो यहाँ से ये सिचुएशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स कि आपके जो आंसर निकल के आए हैं 40 और 10 वो राइट हैं, और उस हिसाब से जैकब की जो एज है प्रेजेंट एज है वो 40 ईयर्स है, और उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो 10 ईयर्स है। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। और हाँ, जुड़िए हमारे साथ और बनिए वर्ल्ड फैमिली का हिस्सा। उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।